हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे सैलरी के। और अगर मैं एक बार रीकैप करवाऊं तो मैंने कहा था सेक्शन 14 एंड सेक्शन 14 में बताया था दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। साथ साथ रिपीट करना। सेक्शन 14 दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14 ने बताया था इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 बताया था आपको चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, as well as the area of salary but subject to section 18(9)(1). सेक्शन 16 में तीन डिडक्शंस बताई थी: 16(1), 16(2) एंड 16(3). 16(1)A में मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 50,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। सेक्शन 16(2) में बताया था एंटरटेनमेंट अलाउंसेस विच इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये वर्ड मैंने बोला था, नहीं बोला था? होप सो। अगर नहीं बोला था तो याद रखें, दिस इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द लीस्ट ऑफ द थ्री फॉलोइंग इज डिडक्टेबल: actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary, actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary, actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary। सेक्शन 16(3) मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और जाते जाते मैंने इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। मैंने बोला था वॉट एवर द अमाउंट इज पेड और पेबल बाई एनी, वॉट एवर द अमाउंट इज पेड बाई द एम्प्लॉय ऑन दिस अकाउंट इज डिडक्टेबल एट ऑल वेदर ही इज गेटिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर और नॉट। इज इट क्लियर? इतनी चीजें बताई थी। और मैंने जाते जाते कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ये वाला। चलिए ठीक है, मैं अपने उस कमिटमेंट को पूरा करता हूं, लेकिन थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आज हम लोग को सेक्शन 17 की बात करनी है। ठीक है ना? मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूं। कितने कॉलम है भाई? 3 to 5। ओके, टोटल 6। ओके, सेवनटीन 18 से चला आ रहा था। चलिए, हमने क्या लिखा था? सैलरी ड्यू किया था 1,20,000। वन ट्वेंटी 144 एंड लास्टली 180। यस। और रिसीट किया था मैंने यहां पर 190, 150, 120, 1 लाख, होप सो, एंड 1,20,000। शायद मैंने यही दिया था जी। ये था हमारा रिसीट। अब प्रॉब्लम आई थी ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। यही तो प्रॉब्लम था, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो सर एक बार हम और समझने की कोशिश करते हैं, अब मेरे साथ साथ समझेंगे। डू नॉट ट्राई टू राइट विद मी, एज एन आई विल कंप्लीट यू कैन स्टार्ट टू राइट इट। हमारे साथ साथ आप नोट करेंगे, कोई फायदा नहीं। ये आप लोग की एक बहुत गंदी आदत होती है, मैक्सिमम लोगों की गंदी आदत होती है। कितनी गंदे तरीके से बोल रहा है आदमी। गंदी आदत होती है कि जब टीचर लिखता है तो बच्चे भी उसी समय लिखते हैं। उनको लगता है ना अभी लिख लो साथ साथ, बाद में पता नहीं मौका मिलने वाला। मैं वीडियो लेकर कहीं जाने वाला हूं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग कि सुनना और समझना, ये पहला पर्पस होना चाहिए।
अगर आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं इस समय कि एक कोरम पूरा करना है, सर का लेक्चर लिया है तो 1 घंटा डेली देखना है, इफ यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक दैट, तो आप गलत सोचते हैं। आपकी सोच घटिया है। इस घटिया सोच को थोड़ा बदलते हैं। कैसे बदलते हैं कि पहले जो मैं लिखूंगा उसको ढंग से सुनेंगे। ये जो समझ में ना आने की बीमारी है ना, कि जब कोई पढ़ाता है समझ में नहीं आता, तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही होता है कि उस समय हम समझने के बजाय लिखने की कोशिश करते हैं, या दिमाग कहीं दूसरी जगह रहता है। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो। जब भी पढ़ने बैठे 100% अपने दिल और दिमाग को एक जगह पर रखें, शरीर को भी वहीं रखें, शरीर इधर उधर ना भटके। तो कहने का मतलब पूरे तन मन धन से वहीं दिमाग लगना चाहिए। चलिए, मैंने कहा ड्यू हुआ है 120 एंड रिसीट है 150। दिस इज द फर्स्ट ईयर, नाउ आई एम गेटिंग मोर देन वॉट एवर द अमाउंट हैज बीन ड्यू। तो मैंने कहा था ड्यू और रिसीट, तो चलो एक काम करते हैं, टैक्स ऑन जितना ड्यू हुआ है उस पर तो टैक्स लगा दो 120 पर, और रिसीट पर हमारा टैक्स लग गया कितने पर, 30,000 पर। टोटल 150 पर लगना है। ड्यू के कारण 120 पर लगा, और 30,000 चूंकि एडवांस मिल गया उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि अगर रिसीट पहले हो गया। अब ये याद रखना, चूंकि ये रिसीट ज्यादा हो गया, यहां पर मैं एक लाइन और बना देता हूं, तो यहां टैक्सेबिलिटी अराइज होगी पूरे 1,50,000 की। अच्छा एक बात बताओ, ये 30,000 पर हमने ज्यादा टैक्स लगा दिया ना? हाँ सर, ये रिसीट इस साल हो गया, अगले साल नहीं होगा। हाँ सर, अगले साल रिसीट नहीं होगा, लेकिन अगले साल ये अमाउंट ड्यू जरूर होगा। दो चीजें होती हैं, ड्यू होना, रिसीट होना। ड्यू पहले होता है, रिसीट बाद में होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ रिसीट पहले हो गया, तो रिसीट बेसिस पर टैक्स लग गया। अब ये अमाउंट अगले साल रिसीट तो नहीं होगा, ड्यू जरूर होगा। हाँ, तो क्या उस साल ड्यू बेसिस पर टैक्स लगा होगा? ना 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 ना। तो अगले साल ड्यू हुआ है, ड्यू कितना हुआ है? 90,000। कितना हुआ है? 90,000। अरे हाँ, तो एक बात बताओ, मैंने इस सेंटेंस के बदले लिख दिया 90,000, क्योंकि ड्यू कितना होगा इस बार? 90,000। 30,000 और हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी रिसीट हो चुका है, तो मैंने केवल समझाने के लिए 120 को 90 कर दिया। अब बताओ, मुझे अगले साल भी मिलना था 90, लेकिन मिला कितना? 1,20,000। तो ड्यू बेसिस पर मेरा टैक्स लगेगा 90,000, और रिसीट बेसिस पर हमको फिर ज्यादा मिल गया, कितना? अब बताओ कितने पर टैक्स लगा? सर इस साल भी हमारा 1,20,000 पर लगा। ठीक है, ये जो ज्यादा पर लग गया है टैक्स 30,000 पर टोटल मिला करके, पिछला वाला 30,000 वो नल एंड वॉइड हो गया, वो वहीं पर ड्यू वहीं पर रिसीट, पिछले ही सालों में वहीं पर एक जगह ड्यू रिसीट हो गया, झंझट खत्म। ये नया 30,000 पैदा हो गया। ये नया 30,000 अगले साल ड्यू होगा? हाँ हाँ सर, इस 1,20 में आएगा। रिसीट हो चुका है, ड्यू अगले साल होगा, तो ड्यू से हटाओ उसको। अब इसको 90,000 कर दिया। अब बताओ ड्यू बेसिस पर कितना टैक्स लगना चाहिए? सर 90,000, लेकिन रिसीट कितना हुआ? सर वो 10,000 ज्यादा मिल गया इस बार भी, तो इसका मतलब रिसीट बेसिस पर टैक्स लगा दो 1,00,000 पर टोटल मिला करके। बोलो ना। फिर वही कहानी मैं दोबारा बोलता हूं कि 10,000 पर ज्यादा टैक्स लग चुका है, ये अगले साल ड्यू होगा? हाँ हाँ सर। तो ड्यू कितना होगा? सर अगले साल ड्यू होना चाहिए जिस पर टैक्स लगना चाहिए 130 पर, बिकॉज ऑन 10,000 वी हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिसीट बेसिस। नाउ इट बिकम्स ड्यू ऑन दिस ईयर, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन द सेम अमाउंट। चलिए, अब बताओ 1,20 रिसीट हुआ, अरे सर इस बार कम मिला है, इस साल कम मिला है, तो ठीक है काम करो, 1,20 रिसीट बेसिस पर टैक्स लगा दो, और 14,000 ड्यू बेसिस पर लगा दें। सर आपने बताया था ड्यू तो इसी साल का होता है, 1,34 पर आपने टैक्स लगा दिया। और सर 1,34 पर आपने टैक्स लगा दिया, लेकिन मिला कम है। अच्छा, अगर मिला कम है तो कितना कम मिला है? सर 14,000 रिसीट कम हुआ है। अगले साल रिसीट होगा नहीं होगा? हाँ, रिसीट कम हुआ है, बावजूद हमने उस पर टैक्स दे दिया। हमें पैसा मिला नहीं, लेकिन मैंने उस 14,000 पर टैक्स दे दिया। पैसा इस साल मिला नहीं, 14,000, 14,000, लेकिन उस पर हमने ज्यादा टैक्स दे दिया। क्या वो पैसा मुझे मिलेगा? हाँ सर, अगले साल मिलेगा। मिलेगा, और जब मिलेगा तो क्या मिले हुए बेसिस पर टैक्स लगाओगे उस 14,000 पर? फिर नहीं नहीं सर, ऐसा जुल्म मत करिएगा। यहां पर आ जाएगा 176 आएगा ना, 14,000। हाँ,
अब किस बेसिस पर टैक्स लगेगा सर? 180,000 पर लग जाएगा, 1,80,000 पर। 4,000 पर ज्यादा लग चुका है। एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन ड्यू बेसिस, ये लिख लो, यहां लिख दो 14,000, वहां लिख दो 4,000। तो ये जो 4,000 है अगले साल फिर एडजस्ट होगा। टोटल मिलाकर देखा जाए इस लाइन को तो कितने रुपए पर टोटल टैक्स दिया? 270 प्लस 234 प्लस 180, 684। पिछले क्वेश्चन में देखो लास्ट टाइम में जब इसको सॉल्व किया था कितना आया था? 684। क्या प्रॉब्लम है? अब हमें लगता है आप लोगों को ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम आपको पूरा टाइम दिया था, आज मैंने कमिट किया था कि ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, लेकिन थोड़े नए अंदाज में बताया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में अच्छी तरह अब आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर सेक्शन 17। सेक्शन 17 बेसिकली तीन चीजें बोलेगा। सेक्शन 17 में केवल हम एक ही चीज पढ़ेंगे, डेफिनीशन पार्ट। यानी सेक्शन 17 में जो कुछ भी बताया गया दैट इज ऑल अबाउट योर डेफिनीशन। सेक्शन 17(1) इसी तरह लिखना है, मैंने लास्ट सेशन बताया था किस तरह लिखते हैं। जिस तरह सेक्शन है उसी तरह कोट करना है, हम अपने दिल और दिमाग से कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब मैं उस पर दोबारा भाषण नहीं देने वाला। डेफिनीशन ऑफ व्हाट? डेफिनीशन ऑफ सैलरी। डेफिनीशन ऑफ व्हाट? डेफिनीशन ऑफ परक्विजिट्स। Definition of what? Definition of profit in lieu of salary. Now today we are just going to see all these three definition one by one, and once you will come to know, each and everything about the salary. अब एक चीज समझ लो, जो कुछ भी हम सैलरी हेड में पढ़ेंगे ना, तो ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं यहां तक 17(3) तक, बस जो भी चीजें आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कोई भी पॉइंट डिस्कस किया जाएगा, वो सारे पॉइंट्स यहां पर एक तरह से समझ लो समरी में दिए गए हैं। ये तीन डेफिनेशन पढ़ लिया तो समझ लो एक पूरा समरी तैयार हो गया इस चैप्टर का। उसके बाद अंदर एक एक चीज, एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। सर ऐसे कैसे? जरा ढंग से देखिए। सैलरी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 17(1) में, जो बोलता है सैलरी मीन्स व्हाट? सैलरी मीन्स वेजेस। नहीं सर, सैलरी अलग होता है, सैलरी और वेजेस अलग होता है। इनकम टैक्स में सैलरी एंड वेजेस दोनों को एक जैसा माना गया है। इनकम टैक्स में सैलरी और वेजेस दोनों में कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। सर जैसे सैलरी और वेजेस में फर्क क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए। सैलरी वो होता है जो मैं काम कर रहा हूं, अगर मुझे इसके बदले कोई एम्प्लॉयर पैसा देगा, I am just using the pen and mind. That's why I'll get the amount of salary. If there is an employer, then I'll be treated as an employee, and the amount, whatever I'll get, that would be the amount of salary. But I don't have any mind. I don't mind नहीं, I don't have any mind. I don't work with the pen and paper. अगर मैं पेन एंड पेपर के साथ काम नहीं कर रहा हूं, मैं मिट्टी ढोता हूं, ईंटें ढोता हूं, इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं वर्कर, उनको जो दिया जाता है, उनका भी एम्प्लॉयर होता है, उनको भी वो भी एम्प्लॉय कहे जाते हैं, बट वॉट एवर दे विल गेट दैट इज नॉट योर सैलरी, दैट इज योर वेजेस। दोनों में फर्क समझ में आया? तो सैलरी और वेजेस में ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन यहां इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक ही माना गया है। सैलरी इंक्लूड्स, एंड दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन, नॉट द एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। मीन्स इन फ्यूचर हो सकता है कोई नई चीज इसमें ऐड की जाए, क्योंकि फ्यूचर मालूम नहीं कौन और नए तरीके के पॉइंट्स कवर अप किए जाए, कौन सा अमेंडमेंट आया, तो उसके लिए एक स्कोप छोड़ा गया है इंक्लूसिव डेफिनेशन की। फ्यूचर में हम और भी कुछ चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। कहता है कि डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी जिसको हम वार्षिकी का नाम देंगे, पेंशन। सर पेंशन लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था फैमिली पेंशन और पेंशन के बारे में, और मैंने कहा था अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है तो वो भी सैलरी का हिस्सा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय होता है और वो एम्प्लॉयर से मिलता है, तो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी हेड में जाएगा। तो पेंशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, commuted pension, profit in lieu of salary, bonus, commission, allowances, perquisites,
सेक्शन 80 सी सी डी में रेफर्ड कंट्रीब्यूशन, ओके, ये चीजें कवर होती हैं। एडवांस सैलरी छूट गया एक, वेजेस, सैलरी, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, एडवांस सैलरी, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ कमीशन, फीस एंड कमीशन, बता दिया प्रोविडेंट फंड, एंड सेक्शन 80 सी सी डी, बस इतनी चीजें हैं। सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, परक्विजिट, अलाउंसेस, फीस, कमीशन, सेक्शन 80 सी सी डी, ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड बोल दिया, ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट हो गया, हाँ हो गया, बस परक्विजिट एंड अलाउंसेस, इतनी चीजें कवर होती हैं। मैं एक एक करके गिनूं, आप साथ साथ ऐड करते जाएं और हमारे साथ बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, फी, सेक्शन 80 सी सी डी, परक्विजिट, अलाउंसेस अगर बोल दिया तो ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, दैट इज अप। अब आते हैं, फिर मैं बोलूं या तैयार हो गया सर? हो गया। ये जो पॉइंट्स ने जितने भी मैंने कवर किए, देखिए ना, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सेक्शन 17(3) में आप देखेंगे ही देखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सेक्शन 17(3) में यही डेफिनेशन है। 17(2) में आप परक्विजिट्स की डेफिनेशन देखेंगे, ये जो आप चीज पढ़ेंगे ना 17(2) में पढ़ेंगे। और ये है ना, लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10(10) के हिसाब से देखेंगे, पेंशन ठीक है, ग्रेचुटी सेक्शन 10 के हिसाब से देखेंगे, फीस एंड कमीशन नॉर्मल होता है, एडवांस एंड सैलरी नॉर्मल होता है, प्रोविडेंट फंड भी सेक्शन 10 के हिसाब से ही देखेंगे। और इसको हमें देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको इंट्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में आपको बता दिया था, सेक्शन वाइज सारी चीजें। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड बताए थे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो अगर आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दोबारा पढ़ना है तो आप वहां जाइए, दोबारा आप उसको देख सकते हैं, क्लियर है। और देखिए ना, सारी चीजें हमको जो भी आगे इस चैप्टर में पढ़नी है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 71, एवन 17(2) और 17(3) को भी इसी में ही कवर कर लिया गया है। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, वो सारी लिस्ट देख लो तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसी में ही आ गई। सैलरी की डेफिनेशन पढ़ लो, इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, फी, सेक्शन 80 सी सी डी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, दैट्स इट, हो गया, सारी चीजें कवर्ड है। आते हैं अब सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, यानी आने वाले चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे यहां से कवर अप हो गया कि क्या क्या आएगा। बेसिक सैलरी और वेजेस में फर्क बता दिया, हाँ। क्या मुझे आपको पेंशन भी बताना पड़ेगा? नहीं सर, वो रिटायरमेंट के बाद मिलती है तो वो हमारा सैलरी का हिस्सा होगा। ग्रेचुटी हम लोग देखेंगे, फीस एंड कमीशन नॉर्मल चीज होती है, परक्विजिट्स पूरा अभी देखने जा रहे हैं, देखो ना अभी वही देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी देखेंगे, एडवांस सैलरी बताने की जरूरत नहीं है, लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10 में हम देखेंगे, आरपीएफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेक्शन 80 सीसीडी देखेंगे, मतलब कोई भी चीज छूटेगी नहीं देखा जाए तो। अब बात करेंगे हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 की, और इसमें ना एक मेजर अमेंडमेंट आया है, जबकि जो अमेंडमेंट आया है वो खुद कुछ साल पहले ही अमेंडमेंट हुआ था और बहुत जल्दी ही उसकी लाइफ खत्म हो गई, उसमें और एडिशन किया गया है। और ये एडिशन जानते हैं छोटा मोटा नहीं है, पहले ये लिमिट थी 1,50,000 की, मैंने यहाँ कट भी किया हुआ है देखो, 1,50,000 की, लेकिन अब जो लिमिट है ये अमेंडेड है, देखो ना ये इटैलिक्स वर्ड्स में है, 7,50,000। कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस आ गया। पहले इसमें एक ही चीज कवर अप होती थी, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अब इसमें 3 चीजें कवर होंगी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और सेक्शन 80 सीसीडी, तीनों चीजें कवर होंगी और तीनों मिला करके 7,50,000 की बात करेगा। तो फिलहाल हम लोग अभी इस पर आने वाले हैं और बहुत ही मेजर और बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट ने एक तरह से बहुत ज्यादा बेनिफिट दे दिया लोगों को, या ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड बेनिफिट को लिमिट में डाल दिया। 7,50,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल, बट यस अल्टीमेटली इट वाज नॉट लिमिटेड
with the amount, but now it is limit with the amount. Earlier it was limited by the percentage, still it is, but yes, in terms of amount it was not limited, but now in terms of amount it is also limited in totality of rupees 7,50,000. Earlier only superannuation fund was covered, but now superannuation fund, recognized provident fund and section 80 CCD, तीनों चीजों का मिलाकर के 7,50,000 पर लिमिट कर दिया गया है. पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज के बेसिस पर लिमिट था, बट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इट वाज नॉट लिमिटेड. लेकिन अब वो परसेंटेज के बेसिस पर भी लिमिटेड है और अमाउंट के टर्म्स में भी लिमिटेड है. और साथ ही साथ इसमें जो फर्क लाया गया है, ये एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि इसमें जो इंक्रीमेंट होगा इंटरेस्ट के नाम से, डिविडेंड के नाम से या किसी भी अमाउंट के नाम से, इस अकाउंट में जो इंक्रीमेंट होगा उसको भी हमें सैलरी हेड में ही टैक्सेबल करना है, और उसको भी पॉइंट को बताया गया. मैं इस चीज को पहले चेंज करता हूँ, ये 7 लिखा है ना, इसको जी कर ले. मैंने असल में ये कॉपी किया है बेयर एक्ट से, ये जो नया अमेंडमेंट आया है, और ये यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको 1 2 3 सी लिखा है ना, 4 5 अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, ठीक है ना, 6 और ये क्या आ गया 7. अब आ गया आपका ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया 7A. तो ये 7 की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ पर लिखा है ना ये जी की जगह क्या है 7 था, ठीक है ना. ये अब समझ में आ रहा है, लेकिन चूंकि मैंने जी लिखा है तो मैं यहाँ पर जी भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. परक्विजिट. परक्विजिट का हिंदी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुलाभ. कौन सा लाभ? अनु को मिलने वाला लाभ नहीं. अनु इज द नेम. तो अनुलाभ यानी इट्स एन एक्स्ट्रा बेनिफिट. एक्स्ट्रा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जो भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स देता है ना, वो दो तरीके से देता है. इन टर्म्स ऑफ कैश एंड इन टर्म्स ऑफ काइंड. काइंड मतलब यू आर सो काइंड, वो वाला काइंड नहीं. यहां काइंड का मतलब है सामान. मैं आपको कैलकुलेटर दे दूं, पेन दे दूं, दिस इज काइंड. इन टर्म्स ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ काइंड. और इसको हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं इसको बोला जाता है परक्विजिट, अलाउंसेस. और मैं यहां पर एक वर्ड लिख दे रहा हूं ताकि फ्यूचर में आप हमारे ऊपर कोई क्लेम ना कर सके. डिस्क्लेमर दे रहा हूं नॉर्मली लिखकर. These words are okay with the allowances and perk visits normally, but these are not universal truth at all. एक आएगा मेडिकल बेनिफिट, तो मेडिकल बेनिफिट वो कैश में होता है लेकिन हम उसको पर्क विजिट ही मानेंगे, इसलिए मैंने वर्ड लिखा नॉर्मली. आएगा मेडिकल बेनिफिट आएगा, तो मैंने यहां पर अभी बोल दिया नॉर्मली, तो इसको इसलिए कि ऊपर वाले वर्ड्स को आप लोग कहते हैं ना लकीर के फकीर बन जाना. तो अब लकीर का फकीर हम तो समझ ही नहीं पाया आज तक इसका क्या मतलब है, लेकिन लकीर का फकीर मतलब जैसा लिखा है वो रटंत विद्या घटंत विद्या वाला. चलिए फिलहाल तो अब समझ में आया इन टर्म्स ऑफ काइंड. सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, समझा देते हैं. अब आप लोगों की बारी है समझने की. एक एम्प्लॉय गया एम्प्लॉयर के पास, कहता है मालिक. एम्प्लॉयर ने कहा बोलो. मालिक मैं ना परदेसी हूं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से अरे घर को लौट जाओगे. तो यहां पर वो कहता है मालिक हम तो ठहरे परदेसी, यहां मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे यहां पर किराए पर घर लेना पड़ेगा. मालिक ने कहा तुम जैसे इतने होनहार बंदे को किराए पर घर लेना पड़ेगा, तुम्हें बचेगा क्या, फिर जेब में रखोगे क्या? एक काम करो, ये लो 5,000 रुपए हर महीने तुम हमसे लेते रहना, हम तुम्हें हाउस के रेंट के अगेंस्ट कैश दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं. तो ये कहलाएगा हाउस रेंट अलाउंसेस. मालिक मैं घर लेकर क्या करूंगा किराए पर, आपके पास इतने घर पड़े हुए हैं, एक हमें भी शरण दे दो घर में.
मालिक ने कहा बात तो सही है। मालिक ने उसे हाउस की फैसिलिटी दी। अब एम्प्लॉय को इससे कोई मतलब नहीं है कि उस हाउस का किराया लगता भी है या नहीं। भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, सामने वाले को घर की जरूरत है, एम्प्लॉयर ने कहा हमसे ले लो। अब एम्प्लॉयर अगर घर दे रहा है तो वो कैश में नहीं दे रहा है घर उसको काइंड में दे रहा है। इसको हम कहेंगे बेनिफिट एज अ पर्क विजिट। जबकि वही घर ना दे करके एम्प्लॉयर कहता है ये ले 5,000 रुपए, मेरी जान छोड़, तुझे जहां रहना हो रह, उसको हम कहते हैं अलाउंसेस। उसको हम कहते हैं अलाउंसेस। दोनों में फर्क समझ में आया? एम्प्लॉयर कहता है मालिक, मालिक ने कहा बोलो। उसने कहा ना हमें ना खाना घर पे कोई है नहीं बनाने वाला, मैं क्या करूं। उसने कहा ठीक है, हर महीने तू 3,000 रुपए टिफिन का ले लियो। किसका ले लियो? ले लियो टिफिन का, और कैश में ले लियो। इसको हम कहते हैं अलाउंसेस। मालिक ने कहा तुझे खाने की चिंता है? अरे हमारे यहां कैंटीन की फैसिलिटी है। किसकी फैसिलिटी है? कैंटीन की। तुझे हम फ्री में लंच करवाएंगे, तो ये कहलाएगा, भले अब उस पर कितना पैसा लग रहा है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। नाउ द एम्प्लॉय इज नॉट कंसर्न विद द अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑन दिस फैसिलिटी। फर्स्ट थिंग, कैलकुलेशन किया जाएगा, हम लोग अमाउंट निकालेंगे, बट हाउ एंड व्हेन विल सी इट लेटर ऑन। तो फ्री लंच की फैसिलिटी, दिस इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ कैश। खाना चाहिए, ले खाना, ले खाना लो। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ सर। मालिक, मालिक ने कहा अब क्या है? मालिक मेरे ना कुछ बच्चे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करें? मालिक ने कहा एक काम करो, कुछ बच्चे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, बताओ कितने बच्चे हैं? उसने कहा जो बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाना है। तो मालिक ने कहा ये लो, हर बच्चे का हम तुम्हें 500 पर मंथ देंगे, उनको कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल हो, इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हो, ये लो 500 रुपए पर मंथ, उनको पढ़ाओ वहां जाकर, क्या याद करोगे? अच्छा, इसको हम कहेंगे एजुकेशनल अलावेंसेस। मालिक ने कहा तुम्हें पढ़ाने की चिंता है, चल मेरा स्कूल है, मेरा अपना कॉलेज चलता है, भाई का, मेरा, घर वालों का, चलो हम तुम्हारा किसी कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, पढ़ाई की हेडेक तेरी नहीं है, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, हम उनको अपने स्कूल और कॉलेज में, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम उनको अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़वाते हैं। अच्छा जी, उसको हम कहेंगे एजुकेशन फैसिलिटी। दोनों में फर्क समझ में आया? पैसा नहीं दिया गया यहां पर, इसकी वैल्यू कैसे वो देखा जाएगा, कितना होगा देखा जाएगा। ये अंतर समझ में आ रहा है? नाउ द बेनिफिट्स आर सेम। अब एक एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता एम्प्लॉय को कि चल तेरे बच्चों की फीस भी हम जमा करेंगे और उनको एजुकेशन फैसिलिटी भी देंगे। अरे भाई कैसे हो सकता है? दो में से कोई एक हो सकता है। ये ले टिफिन का और चल वहां लंच पड़ा हुआ है वो भी खा ले। अरे दोनों तरफ उसका पेट फट जाएगा भाई, मत करो ऐसा। दोनों फैसिलिटी, तुझे हाउस चाहिए, ये लो रेंट भी ले लो और मेरा घर भी है उसमें भी रह लो। अरे भाई कौन सा मजाक कर रहे हो? दोनों में से कोई एक बेनिफिट है। अब बात समझ में आ रही है जी? आगे और भी मजे आएंगे इसमें। तो पहले तो जो हमें फर्क समझाना था अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स में, नाउ आई होप दैट इट इज ऑल क्लियर टू यू। ओके, आते हैं कौन कौन से बेनिफिट हैं। सेक्शन 17(2) परक्विजिट, अनुलाभ। These are the benefits in addition to the normal salary to which the employee has a right by virtue of his employment. This is the right of the employee. Okay. These are not the optional thing. As and when the agreement is done between the employer and employee, जो employment agreement होता है उसमें साफ साफ लिखा जाता है हम लोग कौन कौन सी चीजें employee को देंगे, what are the right which will be given to them. Okay. उसमें शामिल है। मैंने कहा इंक्लूड्स का मतलब होता है दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन, मोर एंड मोर थिंग्स आर टू बी एडेड इन दैट। जैसे इस बार
एक नई ये चीज, पुरानी चीज को हटाकर ये तो लाया गया, दैट इज ओके, लेकिन ये बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम आया है, इस चीज को समझेंगे आप। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन का खास बात होता है कि एक्सक्लूसिव होता तो कोई नई चीज हम नहीं ला सकते थे, लेकिन ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अ न्यू थिंग हैज बीन एडेड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। चलिए, तो परक्विजिट्स इंक्लूड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपका। फर्स्ट, अब इधर देखना बंद करें, अब मेरी ओर देखें और लिखना बंद करें, समझना शुरू करें। परक्विजिट इंक्लूड्स रेंट फ्री accommodation provided by employer to the employee, रेंट फ्री accommodation provided by employer to the employee। खूब सो समझ में आया। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है एम्प्लॉय को घर चाहिए तो घर दे दिया मैंने भाई, फ्री में दे दिया, पैसा लेकर दिया, वो मुझसे मतलब उसको क्या चाहिए, घर, मैंने उसको घर दे दिया। अब मैंने जो उसको घर दिया है मेरा बना हुआ घर है या मैं किसी से किराए पर ले करके एम्प्लॉय को दूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, घर, मैंने दे दिया। दिस इज द फैसिलिटी, दिस इज द परक्विजिट, दिस इज नॉट एन अलावेंसेस। तो फर्स्ट थिंग, रेंट फ्री accommodation। द सेकंड वन इज कंसेशनल रेंट accommodation। इट मींस मैंने एम्प्लॉय को कहा ये लो घर लो, तुम्हें घर चाहिए था ना, कहता है हाँ मालिक घर चाहिए, ये लो घर लो, महीने में 2000 दे देना। उल्टा मालिक ले रहा है एम्प्लॉय से, मेरी बात समझना, मालिक दे नहीं रहा, मालिक उसको घर भी दे रहा है और 2000 उल्टा ले भी रहा है। एम्प्लॉयर कहेगा यही 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 मालिक की इज्जत है, हैसियत है, हम ही से पैसा लेना है आपको, हम नौकर आदमी, हम एम्प्लॉय आदमी, हम आपको पैसा देंगे किराए का, वो हमसे बोलेगा। मैं कहता हूँ सुन, ये जो घर है ना उसका किराया 10,000 होता है, मैं तो केवल 2,000 मांग रहा हूं। कितना मांग रहा हूं? है कितने का? फायदा कितना दे रहा हूं? 8,000 का। बोल रखेगा? हाँ मालिक, 8,000 फायदा कम होता है क्या? कंसेशनल रेंट, रेंट फ्री नहीं है। फर्स्ट वन वाज रेंट फ्री बट द सेकंड वाज वन कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। अच्छा, समझ में आया? हाँ। थर्ड, द वैल्यू ऑफ एनी benefit provided free of cost or at concessional rate in the case of specified employee। इसको बताने के पहले मैं आपको फोर्थ पहले बता देता हूं। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, डन। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, डन डन आर डन डन। एनी लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर। आई एम द एम्प्लॉयर एंड यू आर द एम्प्लॉय। 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं आप एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूं। आपकी कोई लाइबिलिटी मैं बर्दाश्त करूं? सर मेरी कौन सी लाइबिलिटी आप बर्दाश्त करेंगे? अरे, आपके बिजली का बिल मैं दूंगा। हाँ, यस। आपके यहां कोई डोमेस्टिक सर्वेंट काम करता है, पैसा मैं दूंगा। यस, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आपके यहां कोई डोमेस्टिक सर्वेंट काम कर रहा है, कुक है, गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया, आपसे तनख्वाह मांगेगा क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है, आपने उसको रखा है, वो हमारे पास नहीं आएगा, बट आई एम रेडी टू पे देम ऑफ। तो अगर मैं आपकी लाइबिलिटी को बर्दाश्त कर रहा हूं तो ये कहलाएगा परक्विजिट। द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee। सर समझ में कुछ नहीं आया। the value of any benefit provided at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee। सर समझ में पल्ले कुछ नहीं पड़ा। चलो, मुझे भी मालूम है नहीं पढ़ रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने बोला था रेंट फ्री अकोमोडेशन, ओके। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन बिल्कुल डन है सर।
लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, met by employer. अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं समझ लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ये जो दो पॉइंट है ना, ये काफी हद तक बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, काफी हद तक बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और आपका कंफ्यूजन अब खत्म होगा, पूरा नहीं, क्योंकि इसके लिए तो पूरी हम लोग की काफी क्लासेस चलने वाली हैं इन्हीं चीजों पर, सर ज्यादा चलेंगी। हाँ मैंने कहा ना, पूरे चैप्टर का हम लोग समरी पढ़ रहे हैं इस समय। मैंने कहा लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये एम्प्लॉय का के नाम से है, किसके नाम से? तो लाइबिलिटी किसकी होगी? सर एम्प्लॉय के नाम से लाइबिलिटी होगी, क्योंकि बिल तो उसी के नाम से। और इसको पे ऑफ कौन कर रहा है? सर मालिक, मालिक। तो अब जरा बोलो, लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, ये ऑल केसेस में टैक्सेबल होता है। ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। सर बिल्कुल क्लियर है, इसको जरा क्लियर करके दिखाइए। चलिए चलिए इसको करके दिखाइए। ओके, एग्जाम्पल मैं एक ही ले रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा पचड़े में पढ़ने वाले नहीं हैं। डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट सेशन से, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगी, और अभी भी समझ में आ जाएगी, चिंता नहीं करना। यहां मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है, मैंने कहा अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स का मतलब इनको छोड़ करके, इसके अलावा कुछ भी दो, उन ऊपर तीन को छोड़ करके, इसके अलावा अगर आप कोई बेनिफिट देते हैं ऊपर के तीन चीजों को, लायबिलिटी ना हो एम्प्लॉय का, रेंट फ्री अकोमोडेशन ना हो, कंसेशनल रेंट ना हो, उसके अलावा अगर आपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया तो वो टैक्सेबल होगा ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इन द नेम ऑफ, कनेक्शन जो है वो इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? सर 2 टाइम की लाइट चाहिए, खाने की 2 टाइम की लाइट चाहिए। चलो भाई, अब बिजली विभाग जो है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बिल किसको भेजेगा? सर लाइबिलिटी किसकी है? सर एम्प्लॉयर की। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। और पे ऑफ कौन कर रहा है? सर एम्प्लॉयर। पे ऑफ कौन कर रहा है? इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यहां लाइबिलिटी किसकी थी और यहां किसकी है? एम्प्लॉयर की। यहां किसकी थी? पहले वाले में एम्प्लॉय की। मैंने जो वर्ड यूज किया था पॉइंट नंबर 3 में, दोनों में आप समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ये वाला केस है तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। लेकिन अगर ये वाला केस है, यहां पर एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटी नहीं थी, किसकी लाइबिलिटी है?
एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है। किसकी लायबिलिटी है? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉय की लायबिलिटी है नहीं। अगर एम्प्लॉय की लायबिलिटी होती तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, बट हियर द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर इज देयर व्हाइल द बेनिफिट इज टेकन बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ। एज यूजुअल एम्प्लॉय को ही बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इस केस में कहां टैक्सेबल होगा? वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा। सर अब ये भी बता दीजिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है। अब ये भी बता दीजिए कि स्पेसिफाइड, अरे थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, आएगा। डेफिनेशन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की भी आएगी। 3 तरह की होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, लेकिन जो मुझे अभी समझाना है वो पहले समझ लेते हैं। पहला बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन डन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन डन, लायबिलिटी डन, एनी benefit which is provided at free of cost or concessional rate on in the case of a specified employee। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, भाई मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, मैं उसकी लाइफ को लेकर बड़ा चिंतित रहता हूँ भैया, अगर कुछ उसको हो हवा गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे अपने पॉकेट पर आएगी। उससे अच्छा उसका इंश्योरेंस करा लो, कल कुछ होता है तो हम उसको इंश्योरेंस से पैसा दे देंगे। जिंदगी का किसी पर कोई भरोसा नहीं है, तो अगर हम किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दे रहे हैं तो वो भी हमारा वर्क विजिट के ही दायरे में आएगा। उसका इंश्योरेंस करवाया, उसके इंश्योरेंस का हम पेमेंट कर रहे हैं। एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑल्सो टैक्सेबल एज अ वर्क विजिट्स। कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आएंगी वो आगे चलकर देखेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नाम सुना है? यस सर। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट मतलब पसीना, नाम सुना है? यस सर, बिल्कुल सुना है। तो अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स का कोई अलॉटमेंट करता है कम दाम पर, अगर वही शेयर एम्प्लॉय मार्केट से 200 रुपए में लेता और एम्प्लॉयर उसको कहता है हम तुम्हें 50 रुपए में दे देंगे, तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, क्या याद रखोगे? तो एम्प्लॉयर इज गिविंग अ बेनिफिट ऑफ ₹150 इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू देयर एम्प्लॉयज, so that they can have a not only the contribution in the share capital or not only have the contribution towards their efforts in our organization, but they have also contribution in the share capital too, ताकि वो मालिक की हैसियत से अपनी कंपनी में काम कर सकें। तो ये एक बेनिफिट होता है स्वेट इक्विटी शेयर का, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सस्ते दाम पर देता है, बट ऑब्वियसली सस्ते दाम पर देगा तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा परक्विजिट माना जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी केवल इतना याद रखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैंने पहला बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, कंचा नहीं खेल रहा हूँ टक टक करके, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee, only in the case of a specified employee। next मैंने अभी बताया any sum paid to get an assurance of life of the employee। now the amendment part। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नाउ द अमेंडमेंट पार्ट। अमेंडमेंट में 3 चीजें जोड़ी गई हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है इन 3 अकाउंट्स में और इनका टोटल 7,50,000 से अधिक हो जाता है प्रीवियस ईयर में टोटल मिला करके, तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्विजिट। 3 अकाउंट का टोटल मिला करके 7,50,000 से अधिक का अमाउंट जो भी होगा वो टैक्सेबल एज परक्विजिट होगा। पहला बताया गया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल ठीक है। पहला बताया गया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा बताया गया है सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, और थर्ड बताया गया है, आएंगे क्या होता है सुपर एनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, हम सारी चीजें देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे सेक्शन 80CCD। एक आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर चाहे तो गवर्नमेंट या तो नॉन गवर्नमेंट दोनों अगर अपने एम्प्लॉयज के पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि सेक्शन 80CCD में रेफर्ड है, जो कि कहाँ रेफर्ड है, 80CCD में रेफर्ड है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन को भी इसमें जोड़ा गया है। तो 3 अमाउंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस आ गए हैं, एग्ज़ाम में गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इन 3 को दिमाग में जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं
they'll feel easy because they are doing all the things first time in their life. But the student who have already covered under the old all these things, now they'll feel problem in that, बिकॉज उनकी आदत होती है पुराने ढर्रे पर चलने की और पुराना रास्ता इख्तियार करने की। अच्छा जी, अब हमको अपना नया रास्ता बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इन तीन में 7,50,000 रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमें एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा इन तीनों का मिलाकर अगर 7,50,000 से ऊपर है तो हम उसको एज अ टैक्सेबल एज अ परक्विजिट कर दें। मज़ा आएगा, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहला बताया गया कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट है, सुपर एनुएशन फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन फंड है, या फिर एटीसीसीडी है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन फंड है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, या सेक्शन 80 में रेफर्ड पेंशन प्लान में अगर कोई कंट्रीब्यूशन जाता है, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, 7,50,000 से अधिक होगा तो टैक्सेबल होगा। केवल यहीं तक कहानी रुक जाती, देन दैट वाज ओके। Again, a new clause was inserted in that particular section under section 17 subsection 2. A new clause was inserted कि अगर ये जो मैंने अमाउंट बोला है ना कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के हिस्से में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और सेक्शन 80 CCD, इन तीनों में कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई भी और अमाउंट का एडिशन या एक्रीशन होता है, इंक्रीमेंट होता है। जाहिर सी बात है, पैसा मेरे खाते में है तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह आएगा, डिविडेंड वगैरह आएगा। अगर इसमें कोई भी अकाउंट में एक्रीशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो वो भी हमारा इसमें कवर अप होगा। यस सर। द एनुअल एक्रीशन by way of interest, dividend or any other amount during the previous year to the balance at the credit of the fund scheme referred above, ये तीनों में जो रेफर किया गया, to the extent it relates to the contribution referred to the said which is included in the total income under the said फलाना एंड ढिमाका। और ये याद रखेंगे केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो ये भी केवल एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर। क्लियर सर? इसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जो नीचे है इंटरेस्ट वगैरह, उसमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर भी मिलता है। मेरे बैंक खाते में पैसा है, मैं लगाऊं या आप लगाऊं, इंटरेस्ट मुझे मिलेगा क्योंकि अकाउंट मेरा है। मेरे अकाउंट में आप पैसा डालोगे तो भी इंटरेस्ट मुझे ही मिलेगा, मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालूं तो भी मुझे ही इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे पैसे पर भी मिलेगा, आपने जो पैसा डाला उस पर भी मिलेगा। तो एम्प्लॉयर ने अगर कोई पैसा डाला है, उसकी तो ऊपर जो टैक्सेबिलिटी आई, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उसकी टैक्सेबिलिटी नीचे है। एम्प्लॉय वाले की बात नहीं कर रहा मैं अभी तक। लास्ट, द लास्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। तो फ्रिंज बेनिफिट्स का हिंदी याद रख लें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, आनुषांगिक लाभ। ये इसलिए वर्ड में बताता हूं ना, होता क्या है कि कभी कुछ चीज अजीब जब लगती है ना तो पढ़ने में थोड़ा और मजा आता है। ठीक है ना? आनुषांगिक लाभ। अब मैं भाई इसको मराठी तेलुगु में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता फिलहाल। तो फ्रिंज बेनिफिट्स, व्हाट आर फ्रिंज बेनिफिट्स मींस अदर स्मॉल बेनिफिट्स, जैसे जो ऊपर कवर्ड नहीं है। सर जैसे आपने तो लगभग सब कवर कर लिया। एक बात बताओ, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल लोन दे देता है। आप मार्केट में जाइए, आपको लोन मिलेगा 10% पर, मैं हूं आपको दूंगा 6% पर, 6% पर। नाउ यू गेट द बेनिफिट ऑफ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज कवर्ड अंडर दिस वन बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट। मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दिलवा रखी है, उसके जो एड ऑन्स वगैरह पर खर्चा होता है, इंटरेस्ट वगैरह, आई विल मेक द पेमेंट देयर ऑफ, एंजॉय। अच्छा, वो कवर होता है यहां पर। हमने आपको ना जिम की फैसिलिटी दे रखी है। अच्छा, कई चीजें हैं जो फ्रिंज बेनिफिट्स में कवर होंगी। मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैंने वो लैपटॉप आपको सस्ते दाम पर दे दिया। आप मार्केट से खरीदे जाओ, आपको 50,000 पर मिलेगा। महंगा वाला लैपटॉप है, 50,000 रुपए में मिल जाएगा सेकेंड हैंड। हमने वो आपको 20,000 में दे दिया। मेरे एम्प्लॉय हो भाई, ले जाओ। हम बाहरी आदमी को बेचेंगे, तुम ले जाओगे तो ज्यादा बेनिफिट है। मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू है, अगर उसको मैं आज सेल करूं, या मान लो उसकी बुक वैल्यू जो 30,000, या मैं सेल करूं 30,000 में, लेकिन मैंने आपको 10,000 सस्ते दाम पर दे दिया। दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट्स अ एम्प्लॉय कैन गेट ओवर एंड अबव द सैलरी। ये छोटे मोटे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को मिलते रहते।
अब समझ में आ रहा है, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर होंगी, तो ऐसा नहीं है खत्म हो गया। अब मैंने कौन कौन से पॉइंट बताया एक बार मैं रिकैप कर दूं। डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट इज ओवर। Rent free accommodation, concessional rent accommodation, the liability of the employee, value of any benefit or amenity or perquisites, whether free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee, provided by the employer to the employee. फिफ्थ मैंने बताया था आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट मैंने बताया 6666 क्या हुआ भाया, अच्छा, द एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद जो अमेंडमेंट आया उसमें 2 पॉइंट्स बताए कि इनमें 7,50,000 रुपए से ऊपर का एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा एग्रीगेट वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्विजिट, सुपर एनुएशन फंड, एटीसीसीडी और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और नेक्स्ट जो बताया था 7A में कि इनमें जो एक्रीशन होता है इंटरेस्ट डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट का जो एम्प्लॉयर के हिस्से पर होता है वो भी आपका परक्विजिट ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट। कोई दिक्कत हो तो बोलो, हमें नहीं लगता अब कोई दिक्कत आएगी परक्विजिट की डेफिनेशन समझने में। मैंने आपको सैलरी के डेफिनेशन बताई 17(1), बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कॉम्यूटेड पेंशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलावेंसेस, एटीसीसीडी और एक और पॉइंट था, कोई एक और पॉइंट था देख लेंगे। ये सारी चीजें कवर्ड है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको परक्विजिट भी बता दिया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो आज का है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, गौतम गंभीर। देखने में तो ये 3 लाइनें हैं लेकिन टाइम लेगा अच्छा खासा। अब रेडी रहिए आप, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है इन 3 डेफिनेशंस को कवर अप करना। बिलीव करिए कि नेक्स्ट सेशन से सैलरी का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम द ग्रेचुटी इटसेल्फ। दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन है, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 आइटम्स की बात करेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 पॉइंट्स डिस्कस करेगा, 1 2 3। क्या कभी आपने किसी बंदे को नौकरी पे नहीं रखा है तो भी आप सैलरी देंगे? सर ऐसे कैसे सैलरी देंगे? क्या ऐसा हो सकता है क्या इस दुनिया में कि कोई बंदा नौकरी पाने के पहले के समय की सैलरी ले ले? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बंदा नौकरी चले जाने के बाद की भी सैलरी ले? हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता। हो सकता है, नौकरी नहीं लगी, ज्वाइनिंग के पहले का अमाउंट मिल रहा है उसको सैलरी। सर ऐसे कैसे, वो भी सैलरी में? छोड़ने के बाद नौकरी का सैलरी मिल रहा है? सर ऐसे कैसे है ऐसा? Any payment due or receipt from any person before joining or after cessation of the employment। आई दादा, ये कैसे पॉसिबल है सर, जरा हमको बताइए ना। एक वांट निकली थी नियर अबाउट 97 98, आई डोंट नो, एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। वो इसलिए याद है कि 99 2000 में शायद निकली थी, क्योंकि मैं, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग थे तो वो सब वैकेंसीज उस समय भर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ वैकेंसीज भी भर रहे थे। मैंने कभी ना दाएं देखा ना बाएं देखा, मैं अपनी पढ़ाई में मस्त रहता था। वो लोग वैकेंसीज को, फॉर्म 12th पास हो गए, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, भैया करो करो फॉर्म फिलअप, हम तो नहीं देखने वाले। हमको लोग कहते तू भी फॉर्म फिलअप कर वैकेंसी के लिए। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए वैकेंसी, जॉब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए। तो वो लोग भरते थे। तो उन लोगों की स्टोरी आज भी मेरे दिमाग में घूमती है कि उनके साथ क्या हुआ था। एक परीक्षा हुई थी जिसको कहा गया समूह ग, यानी सी कैटेगरी का एग्जाम था। कैटेगरी सी के एम्प्लॉयज़ के लिए एक यूपी में निकाला गया था, मायावती ने निकाला था। नहीं,
मुलायम सिंह यादव ने निकाला था शायद। तो वांट आई, सबने फिलअप करना शुरू कर दिया, एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गए जो जो लोग हुए। जब ज्वाइनिंग की बात आई तब तक मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई, मायावती की सरकार आ गई। मायावती ने कहा जितनी भी समूह ग की श्रेणियां हैं उनको हम रद्द करते हैं, उनकी सारी ज्वाइनिंग हम डन टनाटन डन फिनिश। अरे कोर्ट केस हुआ, ये हुआ, अब मान लेते हैं, अब थोड़े समय के लिए अब कहानी को हम ट्विस्ट लाते हैं, अब एक्चुअल क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन अब उसी कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि मान लेते हैं ज्वाइनिंग करनी बाकी थी, उसके पहले उन लोगों ने फिनिश कर दिया, ज्वाइनिंग हुई नहीं थी, ज्वाइनिंग हुई नहीं थी। तो सब लोग क्या किए, तुरंत हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हाई तौबा मची, और हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया। कहानी है, दिस इज नॉट द रियलिटी, केवल समझाने के लिए, शुरू की चीज ओरिजिनल थी, रियल थी। मायावती सरकार आई, सबको किनारे कर दिया, ज्वाइनिंग खत्म। तो सब लोग गवर्नमेंट के पास हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने मान लेते हैं 10 साल बाद डिसीजन दिया, ये सरकार ने जो किया है ना वो गलत किया है, सारे लोगों को नौकरी पर रखो। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, जैसे ही आपके दिमाग में ये आता है सारे लोगों को नौकरी पर रखो, तो आपको ऐसा लगता होगा सारे लोग दौड़ दौड़ करके वापस आ गए। अरे 10 साल तक क्या आदमी घर पे खाली बैठा होगा? कोई मिलिट्री में चला गया, किसी कोई दूसरा एग्जाम पास कर लिया, कोई अपने बिजनेस में रम गया, कोई दुनिया को छोड़ चला, कोई बीमार हो चुका है, किसी के वो पोजीशन नहीं मिल, हर किसी के साथ सर्कमस्टेंस, 100 में से 10 लोग भी नहीं होंगे ऐसे जो दोबारा 10 साल बाद राह देख रहे होंगे आएगा। अरे भाई तो ठीक है 10 लोग आए, अब जो 10 लोग पहुंचे उनको उन पूरे 10 सालों का, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं 10 ईयर्स बोल रहा हूं, 10 सालों का सैलरी मिलेगा। और ज्वाइनिंग अब हो रही है, नाउ दे आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी बिफोर ज्वाइनिंग। इन द सेम वे अगर मान लो कोई एम्प्लॉयड है और उसको निकाल बाहर कर दिया गया, उसने कोर्ट केस किया, अब निकाल तो बाहर कर दिया गया, सेसेशन हो चुका है, उसका ब्रेकअप हो चुका है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लेकिन उसने कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट ने 5 साल बाद कहा है ऐसे कैसे निकाल दिया, दे उसको सैलरी रख, बहाल करो, नाम सुना होगा बहाल करो, बहाल करो। अब उसको उन 5 सालों का भी सैलरी मिलेगा विद कंपनसेशन वगैरह। तो ये क्या है, आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नाउ जो भी अमाउंट आया दिस इज नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बिफोर ज्वाइनिंग देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर बिटवीन टू पर्सन एज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ज्वाइनिंग के पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद हमें सैलरी मिल रही है। सेसेशन के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें सैलरी मिल रही है। तो इसीलिए यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ढंग से देखिए कितना खूबसूरती से बनाया जाता है, रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, कहीं पर भी एम्प्लॉयर नहीं लिखा है, उसके बावजूद देखो ना ये कितना खूबसूरती से बनाया गया सेक्शन है। जबकि इसके पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर, अभी आते हैं वो क्या है, ये चीज समझ में आई, लेकिन है तो सैलरी, है तो भाया सैलरी ना, यस सर। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में पहला है एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, received by any person from any other person before joining or after cessation of the employment. Done. दूसरा, any compensation from present employer or from past or former employer in connection with, काय का मिलेगा, किसी भी एम्प्लॉयर से हमको क्यों मिलेगा कुछ। अब एक कहानी समझते हैं, उसके बाद ये चीज बड़े आसानी से समझ में आएगी। कहानी समझने के बाद कुछ बचता क्या है। मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया, मैंने कहा मालिक नौकरी पर रख लो, उसने कहा ठीक है आ जाओ नौकरी पर। मैंने कहा कितने में, उसने कहा 5,000 रुपये महीना दूंगा। हंसना मत तुम लोग, 5,000 पर मंथ। अब मेरी कड़की चल रही है, मैंने कहा ठीक है 5,000। मालिक आगे कभी बढ़ेगा ये कि नहीं बढ़ेगा? हाँ हाँ बढ़ जाएगा, आज है 2015, एक काम करना 2020 में हम तुम्हारा ये 7,000 कर देंगे, उसने हमको बोला। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल का ही तो है। मैं चला गया जॉब करने। आज 2020 में मैं उसके पास गया, मैंने कहा मालिक जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उसने कहा कौन सा वादा, कैसा वादा, कहाँ का वादा? मैंने कहा ये जो आपने बोला था ना 5,000 को 7,000 करेंगे। उसने कहा बैठ। मैं बैठ गया। उसने कहा देख
जब मैंने बोला था वो सिचुएशन कुछ और थी। आज ना पूरा वर्ल्ड जो है ना इकोनॉमिक रिसेशन की ओर चल रहा है, मंदी की ओर चल रहा है। कोई वर्क अपने पास है नहीं। तुमको जो हम सैलरी दे रहे हैं ना, हम बड़े परेशान हो गए हैं दे दे करके ना। कोरोना वायरस अलग परेशान किया, रिसेशन अलग परेशान किया। नहीं, अब बहुत हो गया। अब आगे काम करना हो ना, 4,000 पे करना हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। 4,000 पे करना हो तो ठीक, नहीं तो जाओ। अब मैं तो गया था 2,000 रुपये बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे मालिक ने कहा उल्टा 1,000 कम कर दो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब मेरे और मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई थी, उसमें कहा गया था अगर टर्म्स एंड कंडीशन T&C में कोई चेंजेस होंगे, अगर मुझे चेंज किया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन में या मॉडिफिकेशन होगा, देखो ना, मोदीफिकेशन, यहां भी मोदी साहब आ गए, वाह रे वाह। वैसे ये अलग नहीं है, एक ही है। मोडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन अगर होगा टर्म्स एंड कंडीशन में, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1,00,000 रुपए कंपनसेशन देगा, तभी वो चेंजेस कर सकता है। या अगर वो मुझे टर्मिनेट कर देता है बिना कुछ कहे, बिना किसी वैलिड रीजन के, तो मुझे 3,00,000 रुपए का कंपनसेशन देगा। अब उसने कहा, ये था, अब सुनना ढंग से। मैं गया मालिक के पास, मैंने कहा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लाओ 7,000 रुपए इस महीने से। उसने कहा बेटा 4,000 पे काम करना हो, नहीं तो दफा हो जाए यहां से। मैंने कहा 4,000 पे काम करना हो नहीं तो दफा हो जाओ। मैंने कहा ले तेरे ऊपर दफा लगा देते हैं, दफा 420 की। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा तेरे साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था, दफा दफा कर रहे हो, मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि अगर तूने मेरी टर्म्स कंडीशन में चेंज किया, यानी 5,000 को 4,000 तो 1,00,000 रुपए लाओ। एग्री? या मुझे 3,00,000 रुपए देकर निकाल दो। अब एम्प्लॉयर के पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे 1,00,000 रुपए दे करके 5,000 से 4,000 कर दे, या मुझे 3,00,000 दे करके मुझे दफा कर दे। दो ऑप्शन है। ये जो अमाउंट मिल रहा है ना, व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दीज अमाउंट्स, आई एम गेटिंग ऑल दीज अमाउंट्स फ्रॉम माई प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर। Now, whatever the amount is to be received or receivable by any employee from its present or former employer shall be charged to tax under that salary. That's why it is a profit in lieu of salary. प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी का हिंदी में मतलब ही होता है, अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है ये सब वर्ड्स, वेतन के स्थान पर लाभ। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे थोड़े हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है कि सर ये सब क्या लिखते हैं। अरे भाई, मजा भी लेना चाहिए कभी कभी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना आनुषांगिक लाभ, उस पर भी आप लोगों ने मजे लिए होंगे मनी मन में, और यहाँ पर भी मजे ले रहे हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इज एन ईजी वर्ड इन इंग्लिश, बट यस, थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है, क्योंकि ये सब वर्ड जब नए आते हैं सामने तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। एक जोक है, कहो तो बता दूं, याद आ गया। एक चोर था, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर चोरी करता था। कहाँ चोरी करता था? इंडिया और चाइना बॉर्डर पर। कभी इधर चोरी करे, कभी उधर चोरी करे। एक दिन उसने इंडिया के किसी टेम्पल में अच्छा खासा जो सोना रखा हुआ था उसको चुरा लिया, भाग गया बॉर्डर पे। अब पुलिस उसको ढूंढ रही थी। अब इंडियन पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, खूब मारा खूब मारा। कहा बता, तूने वो सोना कहाँ जो चोरी किया था छुपा कर रखा है? अब वो रो रो कर बता तो रहा है, लेकिन अब चाईचू कहाँ से किसी को समझ में आने वाला। तो तब तक एक आदमी बगल से गुजरा, उसको रोका पुलिस ने, कहा रुको, तू चल एक बात बता, क्या तुझे चाइनीज आती है, हिंदी आती है? तो उसने कहा अरे मालिक, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदी नहीं आएगी ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल आती है।
चाइनीज आती है तेरे को? चाइनीज मेरे बाजू का चाइचू वाला देश है, कहीं नहीं है कि बिल्कुल आती है, हमारा तो डेली आना जाना है। अच्छा तुझे हिंदी भी आती है चाइनीज भी आती है, दोनों आती है? तू तो बड़ा अच्छा काम कर लेगा हम लोग के लिए। द्विभाषीय यानी कि डबल लैंग्वेज जानता है, हम लोग के लिए तो बड़े काम का चीज है। चल बीच का काम कर और हमें ये बता कि हम इससे हिंदी में कुछ पूछेंगे, तू चाइनीज में कन्वर्ट करके इससे पूछना, ये चाइनीज में तुझे बताएगा तो हिंदी में कन्वर्ट करके हमको बताना। कहा ठीक। पुलिस वाला कहता है इससे पूछ कि जो इसने सोना चुराया था कहाँ छिपा कर रखा है। तो इसने बोला भाई तू सोना कहाँ छिपा कर रखा है, तो लगा रोने वो कि भाई मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये है वो है। तो इसने कहा मालिक ये तो बता नहीं रहा कुछ भी। पुलिस वाले से कहा ये तो कुछ बता नहीं रहा। तो कहा बोल दे ऊपर से ऑर्डर आया है, बता दे सोना कहाँ है, नहीं तो यहीं पर इसका इनकाउंटर कर देंगे। तो इसने कहा ऊपर से ऑर्डर आया है, बता दे सोना कहाँ रखा है। तो उसने कहा मालिक मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारना, ऊपर से ऑर्डर आया है मत मारना, मुझे जो बगल में सोना जो कुआं है बगल में मैंने उसी में ही छुपा कर रखा है। पुलिस वाले ने कहा बता इसने क्या बोला। तो कहा तेरे जैसे 36 देखे हैं, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। तो सोचो द्विभाषीय भी वहां पर अपना कांड करके चले गए, बेचारे को मार करके चले गए। तो, तो ये है आपकी डबल लैंग्वेज, नॉट डबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज, दीज आर द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई, ढंग से सुनेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, पहला बताया एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट। सेकंड, any compensation due to or received by any employee from its present or former employer due to, किसके कारण? ड्यू टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब समझ में आया? कोई भी कंपनसेशन जो एम्प्लॉयर से मिलता है इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन, हमें नौकरी से निकाल दो पैसा दे दो, हमारी शर्तों में चेंज कर लो हमें पैसा दे दो, एम्प्लॉय बोलता है, तो जो कुछ भी मिलेगा दैट इज वेतन के स्थान पर लाभ। Now the salary is not to be given to that extent. Instead of paying the amount of salary, we are giving something, some other things in other way, other amount. That's it. That is the benefit which is against the amount of salary. Last any sum received under a key man insurance policy. अब सर ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? लो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आज का हमारा ये सेशन खत्म। एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है। की मैन का मतलब होता है वो बंदा जो चाबियों का छल्ला लेकर घूमता रहे, ही मैन नहीं, की मैन नहीं सर, उसको नहीं बोलेंगे की मैन। तो किसको बोलेंगे? वो आदमी जो बिजनेस के लिए की मैन का काम करे, जो हमारे बिजनेस में काम करता है, वो ऐसा आदमी है जिसके रहने और ना रहने से हमारे बिजनेस को फायदा या घाटा होता हो, दैट इज टू बी नोन एज की मैन। बात समझ में आई? कि अब वो एम्प्लॉय प्यून भी हो सकता है, स्वीपर भी हो सकता है, एनीबॉडी, डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, वॉट एवर द पर्सन। तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो हमारे बिजनेस में जिसके रहने और ना रहने से प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं की मैन। अब अगर कल ये एम्प्लॉय ना रहे दुनिया में तो बिजनेस को तो घाटा होगा, या ये हमें छोड़ करके मेरे कंपटीटर के यहाँ ज्वाइन कर ले तो भी मुझे घाटा होगा। Now in both of these two situations, I just want to secure myself. How? मैंने इस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा लिया जिसको हम कहते हैं KIP यानी कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का करवाया और हर साल वो 8,000 रुपए पे कर रहा है, मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। एक समय आया इसकी डेथ हो गई, अब इसको होने लगा लॉस, किसका? बिजनेस का। लेकिन अब इस लॉस की भरपाई कैसे होगी? सर इसको इंश्योरेंस कंपनी दे दी 20 लाख रुपए, इसको अपने बिजनेस का भरपाई मिल गया। लेकिन अब चूंकि ये दयावान ठहरा, काइंड हार्टेड ठहरा, इसने एम्प्लॉय के घर वालों को 2 लाख रुपए दे दिए, डेथ हो गई या इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसको 2 लाख दे दिए। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है।
चूंकि ये पैसा बिजनेस का था तो 18 लाख जो एम्प्लॉयर को मिला है बिजनेस के नुकसान के अगेंस्ट मिला है, बिजनेस के नुकसान के अगेंस्ट। अरे 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 बच गए, अरे पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। किसमें टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। क्योंकि किसका नुकसान था और अब उसी का ही प्रॉफिट है। तो अब पीजीबीपी जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 तो उसमें भी यही आएगा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, पीजीबीपी चैप्टर में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो उस समय मैं बोलूंगा देख बेटा मैं कुछ बताने वाला हूं नहीं तुमको, क्योंकि मैंने सैलरी में इस चीज को क्लियर कर दिया था। तो माइंड इट, वहां पर मैं केवल समरी बनाकर किनारे हो जाऊंगा, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अच्छा, जो 2 लाख रुपए इंप्लॉय को मिला है, इंप्लॉय को, तो किससे मिला है सर? एम्प्लॉयर से मिला है, तो किस हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी हेड में, मरा नहीं है, डेथ नहीं हुई है। लेकिन अगर डेथ होने पर उसके घर वालों को मिले तो ये एम्प्लॉय नहीं होते, घर के सारे लोग एम्प्लॉय नहीं हो जाते। अब उनको मिला है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कहीं तो टैक्स लगेगा, कहां लगेगा? चूंकि एम्प्लॉय को नहीं मिला, उसके घर वालों को मिला, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब अदर सोर्सेज में हम पढ़ेंगे सेक्शन 56 में पढ़ेंगे, नहीं सेक्शन 56 में देखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग देखेंगे चार्जिंग सेक्शन में क्या है। तो उसमें आएगा की मैन, तो मैं बोल दूंगा देखो मैंने सैलरी में पढ़ाया। पीजीपीपी में आएगा तो मैं बोल दूंगा देखो सैलरी में पढ़ाया। और सैलरी में आया वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, सेक्शन 15 या 17(3) जो समझो, ठीक है ना। तो ये है तीसरा, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी। 3 पॉइंट बताए। पहला मैंने बताया सैलरी की डेफिनेशन, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, परक्विजिट अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, फीस, सेक्शन 80(c)(d), ठीक है ना। और इसके बाद मैंने बताया सेक्शन 17(2) डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट में बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, एनी अदर बेनिफिट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में स्वेट इक्विटी शेयर्स और द वैल्यू ऑफ एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद 2 अमेंडमेंट बताया कि इन 3 में 7.5 लाख रुपए से ऊपर जो होता है, पहला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था 7.5 लाख में, दूसरा था आपका सुपर एन्यूशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड, थर्ड था 80(c)(d). तीनों मिलाकर 7.5 लाख रुपए से अधिक परक्विजिट मान लिया जाएगा। इसमें जो इंक्रीमेंट होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट से इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर, वो आ जाता है परक्विजिट में। और लास्ट में बताया था फ्रिंज बेनिफिट्स, आनुषंगिक लाभ। उसके बाद मैंने बताया सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जिसमें पहले बताया एनी सम एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। दूसरा मैंने बताया एनी अमाउंट एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन due to any employee from its present or former employer due to number 1 termination and second one is modification in terms of employment। थर्ड मैंने बताया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट्स इट इंक्लूडिंग बोनस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखिए ना कितना जल्दी हमने जो चीज़ 1 घंटे में पढ़ी उसको रिवीजन मुश्किल से 2 मिनट लग रहा है करने में। हार्डली इट टेक्स 2 minutes टू रिवाइज द कंप्लीट क्लास। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।